जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमने 40 मॉडल टेस्ट पेपर की शुरुआत कर रखी है, जिसमें से हम 16,000 प्रश्न व्याख्या सहित करेंगे और वो भी बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। ये 40 मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ हमारी चली हुई है। इसमें से मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं, जिसने वो नहीं देखी वो देख लेना। ये हमारी चौथी वीडियो है और हम 40 ये मॉडल टेस्ट पेपर जो कर रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं में, ये नहीं कहने का प्राय टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में आए हुए प्रश्न हैं और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है या मैं करवा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये आए हुए प्रश्न है और आपको ये भी जानकारी है कि लगभग परीक्षाओं में 60% पर यानी 60% पेपर ऐसा होता है जो प्रीवियस ईयर का बना होता है। 40 प्रश्न ऐसे होते हैं लगभग जो नए होते हैं। बाकी 100 में से 60% यानी 60 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हो, यानी 40 मॉडल टेस्ट पेपर कर लेते हो, जिसमें 16,000 प्रश्न मैं एक्सप्लेन सहित करवाऊंगी, तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आपकी किसी भी परीक्षा की, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपके 60 नंबर तो देखने को ही मिलेंगे, अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हो तो। ठीक है, अब मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए ध्यान से, ये प्रश्न जो वीडियो वो नहीं देखी है उनको ये देखने के बाद देख लेना, और अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं कमेंट में आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर कमेंट में जवाब देना मुश्किल हुआ तो मैं वीडियो भी स्पेशल आपके लिए बना दूंगी। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करें? तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप पढ़कर भी गलती कर सकते हैं। जहाँ आप, मुझे ये लगेगा कि आप यहाँ गलती कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में ये बहुत सी गलतियाँ की थी। तो मुझे पता है कि जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, यानी नई जो तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो देखो, किशोरी लाल वाजपेयी भी एक है, किशोरी लाल वाजपेयी, और एक किशोरी लाल गुप्त। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 हैं हिंदी में, एक किशोरी लाल गुप्त और एक किशोरी लाल वाजपेयी। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऑप्शन में आपको दोनों ही मिलेंगे। अगर ये प्रश्न यहाँ से घुमाकर उल्टा कर दिया गया, किशोरी लाल गुप्त भी मिलेगा आपको ऑप्शन में और किशोरी लाल वाजपेयी भी करेगा। अब आपने किशोरी लाल पढ़ा है, लेकिन आपने को ये ध्यान नहीं है कि वो गुप्त है या वाजपेयी, तो पक्का आप गलती करोगे, यहाँ आप फंस सकती हो। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न का सेंस समझिए। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी किशोरी लाल गुप्त ने अनुवाद किया है। किसका किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो उसका नाम क्या है वो देखना है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन जांच सके कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो इसका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका पूरा नाम देख लीजिए। जो लिखित परीक्षा देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की या पीजीटी की हरियाणा में, तो उनके लिए पूरा नाम जान लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसमें अनुवाद किया था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। अब ये प्रश्न उल्टा बन जाए तो देखिए कैसे बन सकता है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किस साहित्य इतिहास ने अनुवाद किया था, किस साहित्य इतिहासकार ने अनुवाद किया था। तो वहाँ आपके ऑप्शन में हो सकता है किशोरी लाल गुप्त मिलेगा, वाजपेयी भी मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन जाए घुमा फिराकर, तो आपको याद रखना है किशोरी लाल गुप्त है। क्या, किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और उस किसका किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किया है। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए अनुवाद कर रहे हैं,
पहला तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर इंग्लिश में नाम होगा तो उसी का अनुवाद होगा, क्योंकि दो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है। एक में तो होता नहीं, भाई हिंदी का है तो हिंदी का, यानी हिंदी में नहीं होगा, ये बात है। तो हिंदी का कोई ऑप्शन है उसको तो पहले ही काट देना, ठीक है। अब ये है द मॉडर्न वर्ना। अब क्या है, अब आप कहोगे मैम ये भी तो इंग्लिश में है, इसका भी तो जीव नाम, ये भी तो इसमें भी आया है, इसमें भी तो आया है। लेकिन अब दूसरा और सुनिए ध्यान से। अब जो किशोरी होते हैं, नहीं जो किशोर होते हैं, किशोर अवस्था वो होती है, आप सभी जानते हैं, साइकोलॉजी पढ़ी है आपने। जैसे ही यानी कि 12-13 प्लस की जो अवस्था होती है उसके बाद किशोर अवस्था शुरू हो जाती है, 12-13 वर्ष के लगभग। तो उसमें क्या होता है, जो नए किशोर होते हैं वो मॉडर्न रहना पसंद करते हैं। मॉडर्न मतलब कि आधुनिक रहना पसंद करते हैं, जैसे नए नए कपड़े पहनना, हेयर स्टाइल अलग अलग चेंज करना, अपने कैरियर का भी एक जुनून होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर, यानी किशोर क्या है, मॉडर्न होते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई इस प्रश्न में डाउट होगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में अवश्य पूछें। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल शगुन धारा फुटकल रचना है शीर्षक के अंतर्गत प्रेरणागत किस कवि के लिए कहा गया है? खालिस्तान है। देखो अब कोटेशन आपको समझनी है, अब जो कहा गया है वो समझना, किसने कहा है, किसके लिए कहा है, ठीक है। किसके लिए कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, लेकिन किसके लिए कहा है? ये खालिस्तान यहाँ छोड़ दिया गया। यहाँ किसी लेखक का नाम होगा। कवि हृदय नहीं मिला था, यानी किस कवि को कवि हृदय नहीं मिला था? उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी, एक कवि में होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो कवि है, यानी जो खालिस्तान में कवि कहा है, उसमें कवि वाला हृदय नहीं था, उसमें सहृदयता नहीं थी, नहीं भावुकता थी, जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य कौशल की धाक जमाना चाहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनमें कवि हृदय नहीं मिला था, जिसके बारे में बोल रहे हैं। उनमें क्या सहृदयता नहीं थी कवि की तरह, और भावुकता भी नहीं थी, और वो क्या संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने रचना कौशल, यानी कि अपना पांडित्य, मुझे इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, वो धाक जमाना चाहते थे। अब देखें, मुझे पता है इसका उत्तर आपने लगा दिया होगा, केशवदास, ठीक है। केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये दोनों पर किसके लिए कहा है, किसने कहा है? हो सकता है कि अगली बार ये प्रश्न आ जाए कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी, एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य कौशल की धाक जमाना चाहते थे। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऐसे भी तैयार रहना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि भाई रीतिकाल का नाम क्या है? श्रृंगार काल है। किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ ने कहा। लेकिन कहा क्यों है? यहाँ आपके 3 प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिए। मैं आपको हर प्रकार से तैयार करूँगी, अगर आप ध्यान देंगे तो। देखो, रीतिकाल श्रृंगार का नामकरण ये हो सकता है कि भक्ति काल का है, आदिकाल का है, आधुनिक काल का है, रीतिकाल का। तो एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल है। श्रृंगार का नामकरण किसने दिया है? विश्वनाथ ने दिया है। दोनों ही या 2 प्रश्न आपका तैयार हो चुका है। श्रृंगार काल नाम किसका है? रीतिकाल का है। किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। अब दिया क्यों है? तीसरा प्रश्न आप तैयार करेंगे, दिया क्यों है? रीतिकाल नाम रखने से विभाजन मार्ग बंद हो गया जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो यहाँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। अब मेरे हिसाब से देखिए, ये आएगा श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का मुख्य विषय, और मेरे हिसाब से नहीं, उत्तर भी यही है। श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का क्या है? मुख्य विषय है। अब चौथा प्रश्न मैं अपनी तरफ से तैयार करवा रही हूँ। यहाँ देखो श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी या तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे ये ऐसे लगा देते, चांद वाला चंद्र बिंदु लगा देते हैं। लेकिन आपको न ये आएगा न ये आएगा। इतना तो आपने भाई, अब आपने रट रखा है भाई ये श्रृंगार ऐसे आएगा, लेकिन आपने कभी किसी ने पूछा या आपने जानने की कोशिश की एक ये क्यों नहीं आता ये, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं आता, तो ये आते ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्यों हो जाता है? अब आपने कई जगह इसको ऐसे भी देखा होगा, लेकिन आपको आपके दिमाग में आया कि ऐसे यहाँ क्यों नहीं है,
ऐसे होता है ये श्र, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? तो ध्यान दीजिए रे के, ये क्या है? रे है, ये रे, ये रे है, रे के मान। तो अभी पूरे हिंदी साहित्य में कहीं पर भी आपने रे के नीचे री की मात्रा देखी है? नहीं देखी है। ध्यान देख लेना, नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ आपको। रे के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं आती है, और ये रे है, इसलिए ये क्या है? इसको हटा दिया गया है, इसलिए अब ये क्या है? से बन गया, और यहाँ लगाते ये रे बन जाता है, इसलिए ये ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो री की मात्रा नहीं आएगी और इसके नीचे आएगी, क्योंकि रे के नीचे कभी भी री की मात्रा नहीं आती है। नोट कर लेना। आगे भी सिर्फ श्रृंगार नहीं, श्रृंग आ जाए ना तो भी, जैसे श्रृंग लिखा जाता है, श्रृंग, तो वहाँ भी री की मात्रा ये रे नहीं आएगा, वहाँ भी ये रे हट जाता है। ध्यान देंगे, ठीक है। रे के नीचे री की मात्रा कभी भी नहीं आती है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी है। अमावस के हरी हरी झिलमिल चंदा रूप हरी चंदा पूब के घरी सूर नाद के घरी बैंद गरजे बाज अनंत अतुर। उपयुक्त काव्यांश में अनंत नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योग संत का नाम क्या है? भाई ध्यान देंगे। अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी भेंद गरज बाजत अनद तूर। उपयुक्त काव्यास में अनद, ये अनद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योग संत का नाम क्या है? जायसी है, गोरखनाथ है, जलंधर है, नामदेव है। आप उत्तर लगा ले मेरे बताने से पहले। इसका नाम है क्या है? गोरखनाथ के लिए कहा गया। अनंतनाथ मतलब गोरखनाथ के लिए कहा गया है, मतलब गोरखनाथ ने इसको व्यक्त किया है, व्याख्या की है इसकी, ठीक है। अनंतनाथ की स्थिति को व्यक्त करने वाले, अनंतनाथ की स्थिति किसने व्यक्त की है? गोरखनाथ ने की है। अब ध्यान देंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे निशान लगाने से पहले निशान लगा ले, क्योंकि देखो मैं 20 करवाऊँ 30 करवाऊँ, वैसे तो व्याख्या सहित मैं चारों अक्षर में करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको ये पता लगे कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है। ऐसे ऐसे अंधेरे में पढ़ते रहो, ये होगा वो होगा, ऐसी तैयारी नहीं होती है। तैयारी के मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब ये है कि आप अपना निशान लगा कर देखो। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, प्रेमचंद है, इंशाअल्लाह खां है, उदय लल्लू लाल जी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, बिल्कुल आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान भी इंशाअल्लाह खां। अब मैं एक प्रश्न अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ये पूछा जाता है उदयभान चरित। उदयभान चरित भी इसे कहा जाता है। उदयभान चरित इसका दूसरा नाम है किसका? रानी केतकी की कहानी का। कई बार पूछेगा। प्रेमचंद के बारे में 300 से प्लस कहानियाँ लिखी हैं, 300 के लगभग कहानियाँ लिखी हैं। इनको कहानी सम्राट कहा जाता है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं, और उसने कहा था इसके लिए काफ़ी ये फेमस, ये प्रसिद्ध हुए थे। उसने कहा था के लिए ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। सारे ऑप्शन क्लियर करूँगी मैं आपके। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास निरंजन है, हित हरिवंश है, लालदास है, चैतन्य महाप्रभु है। तो देखिए इसका रहेगा आपका उत्तर, इसका रहेगा आपका गौड़ीय, इसका रहेगा आपका गौड़ीय का, इसका रहेगा हित, गौड़ीय का चैतन्य महाप्रभु रहेगा भाई, गौड़ीय का चैतन्य महाप्रभु रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी लगा लेना। देखो मैंने पहले निशान लगा रखा है, बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और ये मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ, अगर आपने ये करना बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जो तैयारी करना चाहते हैं ना कि ये नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे नेट आने वाला है, तो उसके लिए वैसे मैं प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी आपकी। अगर हो सके किसी को लग रहा कि प्रॉपर वे में हमें तैयारी करिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो मेरा काम चला हुआ है। अभी मैंने कंप्लीट किया नहीं है, मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन अगर मेरे नोट्स तैयार हो जाते हैं तो मैं आपकी अच्छी वाली तैयारी करवाऊंगी, बहुत अच्छी वाली। और जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो अगर कोई चाहता है कि, और इतना ही बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लूँगी, थोड़ा बस मेरे जो फोटो कॉपी वगैरह करवाऊंगी या कागज़ का वो दे देना, और नहीं तो अगर नहीं हुआ तो जो अधूरा रहा वो भी करवा दूंगी मैं आपको, वो निःशुल्क करवाऊंगी अगर अधूरा रहा तो। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इस चैनल से। अगर आप जो आपकी उम्मीद है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण
किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा। राहुल देखो भैया सांकृत्यान गलत है दिया गया है, सांकृत्यान ऐसे आएगा सांकृत्यान, तो इसकी ये हो सकता है कि प्रिंट में हो गया हो, तो ये गलत है, सांकृत्यान ऐसे आएगा, इसमें मात्रा नहीं लगी हुई है आके मात्रा, तो ये ध्यान देंगे आप। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आपका उत्तर रहेगा डी। लोक जागरण काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ध्यान दीजिए, जो हमारे जो दैनिक जीवन की जो अब मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, जो जन जीवन से जुड़ी होती है, हमारे दैनिक चर्या में आती हैं। देखो लोक, अब क्या है लोक, अब लोगों को जगाना है, मान लो लोगों को आप लोग पढ़ेंगे, लोग को आप लोग पढ़ेंगे, मान लो लोगों को जगाना है, तो भाई एक लोग तो होगा नहीं, यानी एक व्यक्ति तो होगा नहीं, उसमें क्या हजारों होंगे। तो लोक जागरण, अगर लोक को जगाना है, इस संसार को जगाना है, लोक मतलब इस संसार को जगाना है, तो हजारों लोगों को जगाना होगा। एक आदमी के यानी एक इंसान के जगाने से ये संसार नहीं जगेगा, ये लोक नहीं जगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हजारों लोगों को जगाना पड़ेगा। तो लोक जागरण कल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और किसके विषय में कहा गया है? भक्ति काल के, ठीक है। ये भी हो सकता है आदिकाल आ जाए, भक्ति काल आ जाए, रीति काल आ जाए, तो आपको ध्यान देना है। प्रश्न कोई भी प्रश्न हो दो प्रकार से बन सकता है, कम से कम दो प्रकार से, तो दोनों ही प्रकार से आप तैयार रहेंगे। वैसे प्रश्न 3-4 प्रकार से भी बनते हैं, मैं सारे ही बताते हुए चलूँगी आपको। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब मैं हर बार कहती हूँ, देखो इसका ये उत्तर रहेगा, ये उसका, ये मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं, मुझे अपने आप में मज़ा नहीं आता है भाई, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैम कम ज़्यादा समय लेती है लेकिन कम करवाती, लेकिन मेरा मतलब ये कि मैं आप जो जहाँ पर मुझे पता है यहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने वो गलतियाँ की है, मैंने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे सुधार किया है, तो आप भी सुधार करें। देखो प्रश्न पढ़ने से पढ़ के पहले ये देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये गलती करते हैं, सही पूछा गया था मैंने तो गलत का जवाब दे दिया, गलत पूछा गया था, तो इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले अंडरलाइन कर लो, मैंने कर ली। अब आप प्रश्न समझे, प्रश्न में पूछा क्या गया है, जिस प्रकार से आपको ये पता चल जाए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो 50% प्रश्न वहीं ठीक हो गया, 50% पढ़ने के बाद पता ठीक हो जाएगा। देखें, जायसीकृत पद्मावत, अब क्या है? जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है। अब इसके विषय में कौन सा कथन गलत है? जाहिर सी बात है गलत पूछा गया है, तो हमें अब अपना जवाब मिल गया है कि 3 इसमें सही होंगे, 1 इसमें गलत होगा। अगर आपको तीनों सही का पता है तो गलत तक पहुंच जाओगे, अगर मान लिया आपको सही का नहीं पता, गलत का पता है, ये गलत हो सकता है, तो भी आप ठीक कर दोगे। अब ध्यान दीजिए, तुलसीकृत मानस, यानी मानस से मतलब यहाँ रामचरितमानस से, रामचरितमानस से दोस्तों, यहाँ तुलसीकृत रामचरितमानस के अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। एक प्रेमाख्यान काव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है, इसमें नागमती का वियोग वर्णन और प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? गलत है। बाकी 3 ये क्या है? एक प्रेमाख्यान काव्य है, अभी पद्मावती के और रतन सेन की क्या है? प्रेम कहानी है, तो ये प्रेमाख्यान काव्य भी है। भाषा ठेठ अवधि भी है। देखो अवधि में भी 2 अवधि होती हैं, ध्यान देंगे, इसमें साहित्यिक अवधि भी आ सकता है। अब आपने सीख लिया भाई पद्मावत की भाषा क्या है? अवधि है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ वहाँ ठेठ अवधि भी हो सकती है और साहित्यिक अवधि भी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यह नागमती का वियोग वर्णन व प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर रहेगा। इसमें तुलसीकृत मानस के अनुकरण जायसी ने दोहा चौपाई शैली का प्रयोग नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुन विविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने ये बात किससे कहलवाई है? मतलब रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविध सब संता। शिव है, याज्ञवल्क्य है, काकभूषुंडी है, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, तो 9 का आपका उत्तर रहेगा, ये शिव के विषय में कहलवाई है।
क्या है, शिव के विषय से करवाई। देखो, हरि अनंत हरि अनंता कई सुनी से बहुविध संता, राम कथा के प्रसंग में, यानी राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है, यानी किससे कहलवाई, शिव से कहलवाई है। किससे कहलवाई है, शिव से कहलवाई। और उसमें क्या है, कई बार याज्ञवल्क्य, काकभूषणी, इसमें इसका वर्णन दिया गया है। वो प्रश्न आएगा, मैं विस्तार से करवाऊंगी, ठीक है। सूरदास के दृष्टिकूट पद पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित है। भाई सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है। सूरसागर में है, सूरसावल में है, साहित्य लहरी में। IMP लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है, कई बार तो मैंने परीक्षा दी उसमें आया हुआ है ये, तो ध्यान देंगे। TGT PGT नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखें, इसका रहेगा साहित्य लहरी। अब ये हो सकता है कि अगली परीक्षा में ये पूछा जाए साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की है। दृष्टिकूट पदों का वर्णन किस रचना में है, तो साहित्य लहरी में है, ठीक है। और ये भी सूरदास की है, सूरसागर सूरसावली भी, ठीक है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है, तो इसमें सुंदरदास है, महाराज बीरबल है, नरोत्तम है, केशवदास हैं। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केशवदास। विज्ञान गीता के रचयिता क्या है, केशवदास। अब मेरी जो आदत है वो भी मैं आपको साथ लेकर चलूंगी। अब रचयिता देख लेना भाई, रचयिता बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा करते हैं रचयिता, ठीक है, जो कि गलत है। ये शुद्ध अशुद्ध में काफ़ी बार आया हुआ है, मैं व्याकरण भी आपको साथ करवाती हुई चलूँगी। तो च के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ध्यान देंगे। और हम बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ध्यान से नहीं देखते। यहाँ देखो, च पर नहीं, ये पर मात्रा है, रचयिता, च पर मात्रा नहीं होगा। अगले वर्ण में देखो, या कवित्री देखो, आप देखो कवि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम कवित्री लिखे हैं तो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। यानी ये भी शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछा गया। वे यानी वे पर मात्रा हटाकर कवित्री में जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इस पर वे को छोड़कर अगले वर्ण पर चढ़ाते हैं, यानी ये पर चढ़ाते हैं, वे को छोड़कर अगले वर्ण ये पर चढ़ा देते हैं कवित्री लिखते हुए। अब ये प्रश्न 2 बार आता है, जैसे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवित्री, ऐसे पूछा जाता है। या फिर कवित्री का शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। तो ये भी 2 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आप तैयार रहेंगे। इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं और बताती हूँ आपको। एक क्या, मैं 4 प्रश्न बताती हुई चलूंगी, आप ध्यान देंगे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन का काव्य का प्रेत है केशवदास। अब कैसे काव्य और कैसे केशवदास, कैसे काव्य और कैसे केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत कौन, केशवदास। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब आता है कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत। अब आपके सामने कंफ्यूज, भाई केशवदास करे क्या करे। बहुत सारे अभ्यर्थी जिसने केशवदास पढ़ा वो तुरंत आते नंबर जोड़ लेंगे, भाई केशवदास में बिल्कुल ठीक है हमारा। लेकिन ध्यान देंगे, आपने प्रश्न गलत कर दिया। गद्य मतलब अज्ञे, कठिन गद्य का प्रेत आ जाए तो आप करेंगे अज्ञे, और कठिन काव्य का प्रेत आ जाए तो आप करेंगे केशवदास। तो कैसे काव्य और कैसे केशवदास, कठिन में तो दोनों में कठिन कठिन आता है, लेकिन इसमें कैसे काव्य नहीं आ रहा, इसमें क्या गद्य। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, दोनों के बारे में कहा है। तो यहाँ आपके 4 प्रश्न मैंने और करवा दिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ 16,000, क्योंकि मैं एक प्रश्न में आपके कम से कम 4 प्रश्न करवा के चल रही हूँ, और ज़्यादा भी हो जाए। और लेकिन मैं जो बोल रही हूँ एक एक शब्द आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं बहुत आचार्य हैं, बहुत कवि हैं, लेकिन जो बार बार परीक्षा में आते हैं उन पर तो हम ध्यान। देखो, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको मैंने निशान लगा रखा है, आसान प्रश्न है, लगा लीजिए निशान अगर आपको आता है तो। गणानंद है, केशव है, बिहारी है, देव है। तो 12 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देव है, आचार्य भी है और कवि भी है। अब ये आचार्य क्या होता है, जो देखो शास्त्रों का, जिन्हें शास्त्रों के अनुसार जो कविता करता था ना उन्हें आचार्य बोला जाता था, ठीक है। जो जिसमें आते थे ना आपके रीतिबद्ध कवि, ज़्यादातर इसी में आते थे। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, सर्वांग विवेचन का, छंद विवेचन का, अलंकार विवेचन का, काव्य। तो देखो पहले तो काव्य निर्णय किसकी कविता है, मतलब किसका ग्रंथ, माफ कीजिए किसकी रचना है।
काव्य निर्णय किसकी रचना है? सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, भिखारीदास। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारीदास की रचना है। एक प्रश्न तैयार होगा। दूसरा प्रश्न ये है, अगर काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है तो उसमें किसका विवेचन है? तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वांग विवेचन का इसमें वर्णन है। किसमें? काव्य निर्णय में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावादी कवि की प्रमुख विशेषता नहीं है, पूछा गया है। तो देखें, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में सांकेतिक व्यंजना प्रदान होता है। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें बाह्य जगत को अधिक महत्व दिया गया है। तो देखो, स्वच्छंदतावादी हुआ मतलब कि ये है कि अपनी मस्ती में मगन रहना, लेकिन इसमें आप इसे सर प्रकार की रूढ़ियाँ हैं जो समाज में, जो गलत आदतें हैं जो लोगों ने प्रॉपर्टी बना रखी है, जो रूढ़ियों यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, लेकिन वो अच्छी आदतें नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, वो हमारे समाज के लिए कलंक, हमारे समाज को नीचे गिराने वाले, उन रूढ़ियों से स्वच्छंदतावादी कवि कहते हैं इनसे मुक्त हो जाओ। इसमें कल्पना और असाधारणता, बिल्कुल बात है भाई, असाधारणता साधारण बात होगी तो वो तो कोई खास नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या असाधारणता है? अभिव्यंजना और सांकेतिक व्यंजना पर, बिल्कुल बात, अभिव्यंजना और सांकेतिक व्यंजना प्रधान है, मतलब कि संकेत के द्वारा इसमें क्या है, प्रतीक के द्वारा इसमें लोगों को जागरूक किया गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक है मैथिली शरण गुप्त है। ये भी कई बार शुद्ध में पूछा गया है, देख लेना मैथिली शरण गुप्त कैसे लिखा जाता है। राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। क्या है? देखो, यहाँ आपके प्रश्न दो प्रकार से बनेंगे। स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक श्रीधर पाठक। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। थोड़ा इसके बारे में भी बता देते हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद के इसका प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का। खड़ी, अगर आपके प्रश्न में आ जाए, आपके पेपर में आ जाए कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का नहीं, खड़ी बोली भाषा का, तो प्रिय प्रवास है। इसमें कितने सर्ग है? इसमें 17 सर्ग है, बार बार पूछा गया। ये कब लिखा गया था? ये 1914 में लिखा गया था। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न आपके यहाँ देखने में ये होंगे, लेकिन मैं एक प्रश्न में आपके 4-4, 5-5 प्रश्न करवाती हुई चल रही हूँ। तो यहाँ आपको लग रहा है कि मैडम 16 में आएगी, लेकिन मैंने कम से कम, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 40 से 50 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। धारा धरावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस और पद्यबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? यानी देखो, यहाँ समझेंगे, धारा धरावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का, अब क्या है, कालिदास, प्रश्न यहाँ दो प्रकार से बनेंगे, देखे ध्यान देंगे। कालिदास के मेघदूत का धारा धराधावन शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? तो इसका आपका उत्तर रहेगा मैथिली शरण गुप्त है, रायदेव भूषण है, ज्ञान प्रसाद शुक्ल से नहीं है, रामचरित उपाध्याय है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। ठीक है, इसने क्या किया है? इसका अनुवाद किया है। किसका किया है? मेघदूत के धारा धरावन नाम से किया है। तो इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथिली गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? सभी जानते हैं, आपको पता ही है, बार बार आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, शक्ति नहीं है, बाकी सारी क्या है, महाभारत से संबंधित है। किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तो इसका कथन क्या है? तो ये बार बार आया है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रख लेंगे। और इसका आपका उत्तर रहेगा 18 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो भाई गलत पूछा गया है, बाकी 3 सही है, एक गलत होगा। तो देखेंगे मैं, छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदलाल वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदलाल वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल मिला है। छायावाद के समांतर चलने वाले प्रेम और मस्ती की काव्यधारा एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है, बिल्कुल। प्रेम और मस्ती ये कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। छायावाद को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के मुख्य कवि ये गलत है भाई, राधा कृष्ण दास है। ये क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है।
महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, तो इसका आपका वैसे इसका उत्तर ये हो चुका है, सी इसका उत्तर आएगा। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद में रहस्यवाद से प्रभावित कौन था, तो छायावाद में सबसे ज़्यादा जो रहस्यवाद से प्रभावित था तो महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा छायावाद में रहस्यवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित थी और इसने क्या है ऐसे रहस्यवाद से संबंधित कविताएं भी लिखी हैं। ये इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकता है, तो आप तैयार रहेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि भक्ति काल में रहस्यवाद से प्रभावित कौन था, भक्ति काल में आ जाए तो कबीर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति काल में रहस्यवादी कवि कौन था, तो भक्ति काल में था कौन, कबीरदास थे। छायावाद में कौन थे, महादेवी वर्मा थी। ठीक है। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। 20 का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी नरेंद्र शर्मा। तो यहाँ हमारे प्रश्न वैसे देखा जाए तो लगभग हमारे मतलब मान के चलो आपके 70-80 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुनी है, देखी है, वैसे आपके अगर कलम वाइज सीरीज वाइज देखा जाए तो 20 हुए हैं, लेकिन मैंने अब अपनी तरफ से 70-80 प्रश्न करवा दिए हैं। एक बार वीडियो समझ में नहीं आए 2-3 बार सुन लेना, कभी काम करते हुए सुन लेना, कभी खाना बनाते, कभी झाड़ू निकालते सुन लेना, एक बार ऐसे बैठकर देख लेना। फिर भी अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप नेट असिस्टेंट, प्रोफेसर, ई-मार्क्स किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है। और जल्दी ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए कोर्स तैयार करने की, नेट के जल्दी ही मैं आपके लिए कोर्स भी लेकर आऊँगी। और निःशुल्क तो तैयारी हमारी चली हुई है, जिसमें से हम 40 मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। 16,000 प्रश्न लगभग मैं आपके करवाऊँगी, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊँगी। ठीक है। तो तब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। भी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक क्या